नमस्कार। अभी कुछ समय पहले शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया। उस आदेश से लाखों शिक्षक आहत हैं और उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। मैंने भी जब यह जजमेंट पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको ध्यान में नहीं रखा गया था। इस जजमेंट से शिक्षकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उसे हम अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2010 के बाद हुई उन शिक्षकों पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारे शिक्षक टीईटी की परीक्षा पास कर चुके थे। अर्थात इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सभी शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना आवश्यक है, चाहे उनकी नियुक्ति इस कानून के आने के बाद हुई हो या उससे पहले हुई हो। अर्थात इसमें सभी शिक्षक चाहे वरिष्ठ हों या कनिष्ठ हों, सबके लिए टेट आवश्यक कर दिया गया। इसमें दूसरे कैटेगरी में वैसे शिक्षक आते हैं जिनकी नौकरी अब मात्र 5 वर्ष की रह गई है। वैसे शिक्षकों को टेट नहीं पास करने की छूट दी गई है, लेकिन उनके टेट पास नहीं करने से उनकी नौकरी तो बच जाएगी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अर्थात वैसे शिक्षक जिनकी नौकरी अब मात्र 5 वर्ष की रह गई है, वैसे शिक्षक यदि टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यदि उनको प्रमोशन चाहिए तो उन लोगों को भी टेट पास करना आवश्यक होगा। तीसरे कैटेगरी में वैसे शिक्षक आते हैं जिन्होंने टेट की परीक्षा पास नहीं की है, लेकिन टेट पास करने के लिए या टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो उनके पास है। अर्थात वो डायरेक्टली टेट की परीक्षा दे सकते हैं। उनके लिए तो जो 2 वर्ष का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो सफिशिएंट होगा। वैसे शिक्षक तो टेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। चौथे कैटेगरी में वैसे शिक्षक हैं जिनके पास टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम डिग्री भी नहीं है। अर्थात अब उनको पहले टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए उनको मिनिमम योग्यता हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद वो टेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उनके लिए 2 वर्ष का समय सफिशिएंट नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से इनसफिशिएंट है। अब कोई भी शिक्षक यदि स्नातक करता है तो 3-4 वर्ष तो उसी में लग जाएंगे और उसके बाद वो टेट की परीक्षा देते हैं तो वहाँ भी साल भर तो लग जाएंगे। इस कैटेगरी में बहुत सारे वैसे शिक्षक भी हैं जिनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी लगी थी। हालांकि उस समय जो शिक्षक बनने की मिनिमम योग्यता थी वो उनके पास थी, लेकिन आज के हिसाब से यदि शिक्षक बनने के लिए टेट को मैंडेटरी कर दिया गया है, ऐसे में वैसे शिक्षकों को सबसे पहले टेट पास करने के लिए मिनिमम योग्यता हासिल करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो टेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यदि सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट को हम लिटरली लें तो उन सभी शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। वो अपनी नौकरी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि वो मिनिमम योग्यता भी हासिल कर लें और टेट की परीक्षा भी पास कर लें। ऐसे में उनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। उनके गर्दन पर तलवार लटके हुए हैं और उम्र के इस पड़ाव में यदि नौकरी चली जाए तो सोचिए कि किसी भी इंसान पर क्या बीतेगा। अब प्रश्न यह है कि एक बार यदि किसी विभाग में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो क्या बार बार आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी? क्योंकि गुणवत्ता हर जगह जरूरी होता है।
चाहे वो शिक्षण विभाग हो या न्याय विभाग हो या कोई और विभाग हो, गुणवत्ता हर जगह जरूरी है। तो क्या उस गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बार बार परीक्षा देकर अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी? यदि इस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में एक वकील के लिए जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, उनके लिए मिनिमम योग्यता है कि LLB की डिग्री और बार काउंसिल में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना चाहिए। बार काउंसिल का यह एग्जाम हम लोगों के समय में नहीं था। अब कल को यह आदेश आ जाए कि सभी वकीलों को ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम पास करना होगा, यह एक वकालत की मिनिमम डिग्री है, तो सोचिए कि सभी वकीलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज भी बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हो सकता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास न कर पाए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का यह कानून हम लोगों के समय में नहीं था, काफी बाद में इसे लागू किया गया। यह पास करने की जिम्मेदारी सभी वकीलों पर नहीं थोपा जा सकता है। आखिर अनुभव भी एक चीज होती है। आज यदि कोई व्यक्ति 20-25 साल से वकालत कर रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। आज के समय में एक सिविल जज बनने के लिए LLB की डिग्री के साथ 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया गया है, जबकि कुछ समय पहले यह नहीं था। जिस जज ने 3 साल की प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं करी है, तो क्या उन सभी सिविल जज को दोबारा से 3 साल की प्रैक्टिस करने का आदेश दिया जा सकता है? क्योंकि सिविल जज बनने के लिए यह 3 साल का जो प्रैक्टिस रूल है वो अभी कुछ समय पहले ही आया है। इससे पहले यह रूल नहीं था। हालांकि बहुत पहले यह रूल हुआ करता था, लेकिन वैसे जज जिन्होंने LLB की डिग्री पास करने के बाद सिविल जज का एग्जाम दिया, उनका सिलेक्शन हो गया, वो अभी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में 3 साल की प्रैक्टिस नहीं करी है। अब ऐसे जजों को यह नहीं कहा जा सकता है कि आप 3 साल का प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, जो कि एक जज बनने के लिए मिनिमम योग्यता है। उन्हें दोबारा से यह काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। आज हमारे शिक्षक बंधु के ऊपर यही गाज आकर गिरी है कि जिन शिक्षकों की उस समय के मिनिमम योग्यता के आधार पर नौकरी लगी थी, आज उन्हें दोबारा से टेट पास करने के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है? क्या वे 25 साल में जो पढ़ने पढ़ाने का अनुभव प्राप्त किया है वो सफिशिएंट नहीं है? यदि शिक्षा विभाग में और अधिक गुणवत्ता की जरूरत है तो वैसे सभी शिक्षकों को एक विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए, न कि उन सभी शिक्षकों को टेट पास करने के लिए धकेल देना चाहिए। टेट पास करने से अच्छे शिक्षक बनने की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा शिक्षक एक अच्छी ट्रेनिंग से ही बनाया जा सकता है। उनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे समझाया जाए, आज के तकनीक के माध्यम से किसी बच्चे को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, न कि उन लोगों को मैकेनिकल वे में टेट की परीक्षा पास करने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए। यह मेरा अपना विचार है। जब मैं इस जजमेंट को पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। इस जजमेंट को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड जजमेंट हम नहीं कह सकते। हालांकि हो सकता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में बहुत सारी बातें नहीं आई हो और इसीलिए इस तरह का जजमेंट पास किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है। वहाँ जो बैठे हुए जज हैं वो बहुत सीनियर मोस्ट होते हैं, वे कानून के ज्ञाता होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस समय बहुत सारे बिंदु उनके ध्यान में नहीं आया हो या उनको ऐसा असिस्ट नहीं किया गया हो, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। इसके लिए जो सबसे सटीक उपाय है कि इस केस में एक क्यूरेटिव पिटीशन डाला जाए। हालांकि रिवीजन पिटीशन भी डल सकता है, लेकिन
रिवीजन पिटीशन से ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि इसमें क्यूरेटिव पिटीशन डाला जाए और जो भी कमियां रह गई है इस आदेश में उस हर बिंदु को कोर्ट में बताया जाए कि इस आदेश से ये परेशानियां आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी इंसान हैं और उन्हें भी हमारी भावनाओं का, हमारे सेंटिमेंट का ख्याल होता है। ऐसे में यदि एक बेहतर क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाए, वहाँ पे इन सभी बिंदुओं को दर्शाया जाए, हाईलाइट किया जाए, तो शायद सुधार होने की अभी भी गुंजाइश है और हमारे वैसे बहुत सारे शिक्षक बंधुओं के सिर पर से यह तलवार हट सकता है। तो जो भी शिक्षक संघ के लोग हैं या जो भी इस आदेश से आहत लोग हैं, वे इस केस में दोबारा क्यूरेटिव पिटीशन लगाने का प्रयास करें और सारी बिंदुओं को स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बताया जाए। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर कुछ न कुछ पहल करेगा। ऐसे सभी शिक्षकों के लिए एक नया रास्ता दे सकता है, सुझा सकता है। इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही यह जजमेंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद जब वो वीडियो मैंने बनाया, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं और उसमें सभी शिक्षक अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैं उन सभी शिक्षक बंधुओं का संवेदना समझ सकता हूं, उनका दर्द समझ सकता हूं। उन सभी के लिए मेरा यही राय है कि इस केस में एक क्यूरेटिव पिटीशन अवश्य डाला जाए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।